हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा पार्ट शुरू हुआ है। उसमें हम कुछ सेल या बैटरीज पढ़ेंगे। 31वें एपिसोड के बाद हम डेली हर एपिसोड में एक बैटरी या एक सेल पढ़ा करेंगे। तो शुरू करते हैं। बैटरियां होती क्या है? सबसे पहले देखते हैं बच्चों, बैटरीज होती क्या है। गौर करना बच्चों कि हमने क्या पढ़े थे। हमने सेल पढ़ा था। हम एक सेल कहते थे जिसको गैल्वेनिक सेल होता था। गैल्वेनिक सेल होता था। गैल्वेनिक सेल बहुत, उसके अंदर क्या होता था, कैथोड एनोड होता था। इस तरीके से कैथोड एनोड लगे होते थे। अब इस कैथोड एनोड वाले गैल्वेनिक सेलों को, बहुत सारे गैल्वेनिक सेलों को इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो जो आपके पास युक्ति बनती है उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, या फिर ये बैटरी को हम सेल भी कहते हैं। देखो क्या कहता है कि यदि गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो बनने वाली युक्ति को बैटरी कहते हैं। कार्य इसका भी यही होता है कि ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा बच्चों? वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा। कार्य वही है कि जो गैल्वेनिक सेल का होता था, गैल्वेनिक सेल भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदलता था। लेकिन इस बार हमने बहुत सारे गैल्वेनिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ करके ज्यादा विद्युत उत्पादन करने की कोशिश की है, और जो ये युक्ति बनाई है उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी। बैटरी वही है जो आप घर में, दीवार घड़ी में, रिमोट में जो आप सेल यूज करते हो, जो जिसको हम सेल कहते हैं, वही बैटरीज है। ठीक है, चाहे वो किसान टॉर्च के अंदर पीछे जो एक बड़ी सी वोल्टेज वाली बैटरी लगती है वो सारी क्या होती हैं? बैटरी होती हैं। तो आपको अगर बैटरी की परिभाषा है तो किसे कहते हैं कि बहुत सारे गैल्वेनिक सेलों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो बनी युक्ति को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। और इस बैटरी में भी क्या होती है कि स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिससे क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। रासायनिक ऊर्जा, और इसी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है बच्चों? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास बैटरी के बारे में अगर आपको लिखना हो तो ये सारी बातें लिखेंगे। क्या कि एक बात तो बैटरी में क्या होता है कि बहुत सारे गैल्वेनिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। उनमें एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिससे रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो अब जो आपके पास बैटरियां या जो सेल होती हैं वो 3 प्रकार के हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे बच्चों। कौन कौन से 3 सेल पढ़ेंगे कि एक तो होते हैं हमारे पास प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी जिसको अपने कहते हैं प्राथमिक बैटरी, और एक होती है हमारे पास द्वितीयक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, और एक होती है हमारे पास तीसरी होती है तृतीयक बैटरी, है इसको अपने क्या कह देंगे? ईंधन सेल। ठीक है, इसको अपने अलग से पढ़ेंगे। इन दोनों की बात मैं अभी बता देता हूं। आपको पता है कि बैटरी के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया तो होती है ना बच्चों, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो प्राथमिक सेल के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है ना, वो अनुत्क्रमणीय रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और जो द्वितीयक सेल होता है उसमें क्या होती है? द्वितीय जो है उत्क्रमणीय रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय रेडॉक्स अभिक्रिया होने का मतलब क्या है कि इसमें जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, तो इसमें वापस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता। मतलब एक बार जब हमने इसका उपयोग कर लिया तो इसके बाद इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। पुनः उपयोग में नहीं लाई जा सकती। कौन सी बैटरी? प्राथमिक बैटरी।
को पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। आप चाहे यहां से देखो कि प्राथमिक बैटरी वो होती है जिसे पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। पुनः उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें होने वाली अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं, वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो होती हैं, वो अनुत्क्रमणीय होती हैं। अनुत्क्रमणीय होने का मतलब है कि इसको दोबारा चार्ज, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। इसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये प्राथमिक बैटरी होती है। द्वितीयक बैटरी के अंदर बातें लिखना चाहो तो इसका मतलब है कि ये क्या होगी, हमारे पास इसको पुनः उपयोग किया जा सकता है। पुनः उपयोग किया जा सकता है। क्यों पुनः उपयोग किया जा सकता है? क्योंकि इन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। पुनः चार्ज किया जा सकता है। चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, अब चार्ज क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसमें होने वाली अभिक्रियाएं जैसे कौन सी होती हैं? उत्क्रमणीय रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण है हमारे पास शुष्क सेल। शुष्क सेल, देखो जो आप घड़ी में सेल काम में लेते हो उसको यूज करने के बाद में फेंकते ही हैं, दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये जो है हमारे पास क्या होगा? प्राथमिक सेल होगा। और दूसरा जो है, इसके अंदर हमारे पास एक मरकरी सेल है। वो भी जो है, मरकरी सेल कौन सा होता है? जो घड़ी में डलता है। घड़ी में डलने वाला जो बटन टाइप छोटा सा सेल होता है, उसको भी उपयोग में लेने के बाद में फेंकना ही पड़ता है, उसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो ये प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी के उदाहरण हैं। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है हमारे पास जो द्वितीयक बैटरी है, उसका उदाहरण है कि सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल जो आपके पास किसान टॉर्च होती है, उस किसान टॉर्च के पीछे जो बैटरी लगी होती है, वो द्वितीयक सेल का उदाहरण है। क्योंकि आप देखो उसमें एक बार डिस्चार्ज हो जाती है तो जलना बंद हो जाती है, फिर हम उसको प्लग में लगा करके पुनः चार्ज कर लेते हैं, फिर यूज कर लेते हैं। उसको चार्ज में लाने के बाद में दोबारा फेंकते नहीं है। तो वो हमारे पास होगी द्वितीयक बैटरी। ठीक है, तो आपके पास प्राथमिक बैटरी याद कर लो बच्चों। इन चीजों को दोबारा याद नहीं करना चाहिए, दोबारा इन पर समय नहीं खराब करेंगे अपने। ठीक है, प्राथमिक बैटरी जिसे पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता? क्योंकि चार्ज नहीं किया जा सकता। चार्ज क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये कैसी, इसमें होने वाली रेडॉक्स अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय होती हैं। ठीक है, उदाहरण शुष्क सेल, मरकरी सेल। सीसा संचायक सेल कौन सा होता है? जिसको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। क्यों पुनः उपयोग में लाया जा सकता है? क्योंकि इसको चार्ज किया जा सकता है। अब चार्ज क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसमें होने वाली उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय होती हैं। मतलब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है और विद्युत ऊर्जा वापस रासायनिक ऊर्जा में बदली जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई प्राथमिक बैटरियां या सेल। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं शुष्क सेल। एक हम आज पढ़ते हैं शुष्क सेल। चलिए बच्चों देखो, आपको पहला पढ़ना है आज शुष्क सेल। क्या आपके पास अगर बोर्ड में प्रश्न आ जाए 12th बोर्ड में कि प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी में उदाहरण सहित अंतर लिखो, तो क्या बच्चों आप लिख लोगे क्या? बहुत आसान है, लिख लेंगे हम। ठीक है, प्राथमिक उपयोग में क्या होगा? नहीं लाई जा सकती और दोबारा उपयोग में नहीं लाई जा सकती, और द्वितीयक जो है वो पुनः उपयोग में लाई जा सकती है। एक बार यूज करने के बाद में दोबारा भी यूज की जा सकती है। तो हम पहले प्राथमिक सेल के अंदर जो पहला उदाहरण था कौन सा? शुष्क सेल, उसको पढ़ रहे हैं बच्चों। शुष्क सेल, इंग्लिश में इसको ड्राई सेल भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी खोज लेक्लांसी ने की थी, इसलिए इसको लेक्लांसी सेल भी कहा जाता है। लेक्लांसी सेल भी कहा जाता है। ठीक है, पेपर में आएगा शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल का सचित्र वर्णन करो। ठीक है, तब आपको इसका वर्णन इस तरीके से करना है बच्चों। इधर देखो, सबसे पहले तो जो आपके पास लेक्लांसी सेल है वो जिंक का एक बेलनाकार पात्र होता है। जिंक का एक बेलनाकार पात्र होता है इस तरीके से यू, और इस जिंक के बेलनाकार पात्र में यहां पर एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। ये ग्रेफाइट की छड़ लगी होती। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से बना लेता हूं। ये ग्रेफाइट की छड़ है। इसके चारों तरफ यहां पर
एक छिद्रित झिल्ली लगी होती है, ऐसे छिद्रित झिल्ली लगी होती है, इसमें छेद होते हैं और इसके अंदर, इस छिद्रित झिल्ली के अंदर यहां पर क्या होता है, कार्बन चूर्ण भरा होता है, कार्बन भरा होता है और उसके साथ भरा होता है MnO2। ठीक है, इसके अंदर जो भरा होता है, अभी मैं एक एक करके सारी बात बता देता हूं। पहले आपके पास यहां पर क्या था, जिंक का पात्र, कैसा पात्र, बेलनाकार पात्र होता है और इसके अंदर यहां पर क्या लगी होती है, ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। ठीक है, इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर, ग्रेफाइट छड़ के ऊपर यहां पर आप देखोगे एक पीतल की टोपी लगी होती है। ग्रेफाइट छड़ के ऊपर क्या लगी होती है, पीतल की टोपी लगी होती है। ठीक है, यहां पर ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है, ये क्या है, छिद्रित झिल्ली, मतलब इसके अंदर छेद है और इस छिद्रित झिल्ली के अंदर ये जो ब्लैक कलर का भर रखा है वो है कार्बन चूर्ण और प्लस में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 भरा होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ यहां पर इसके अंदर जो है वो हमने क्या भर रखा होता है, यहां पर ये यहां भरा होता है बच्चों NH4Cl और ZnCl2 का नम पेस्ट भरा होता है। क्या भरा होता है, NH4Cl प्लस ZnCl2 का नम पेस्ट भरा होता है। ठीक है, तो ये इसका जो है हमारे पास हो गया बच्चों डायग्राम और इसके अंदर जो MnO2 जो था वो मैं इस तरीके से भर देता हूं, ये लो, ये हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि इसकी क्रिया विधि समझाता हूं। पहले चित्र, अगर आपको मान लो शुष्क सेल का पेपर में प्रश्न आए कि शुष्क सेल का सचित्र वर्णन करो, तो आप क्या कहोगे, एक जिंक का बेलनाकार पात्र होता है, उसमें ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, छड़ के साथ जो है छिद्रित झिल्ली लगी होती है, इस झिल्ली के अंदर तो कार्बन चूर्ण और मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा होता है और बाहर जो है अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 भरा होता है। ठीक है, और इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर पीतल की टोपी लगी होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जब मैं इसकी क्रिया विधि की बात करता हूं, संरचना तो जो है आपको जो दिखाई दे रही है वो संरचना आप लिख डालेंगे। फिर मैं इसके लिख रहा हूं बच्चों क्रिया विधि समझा रहा हूं। क्रिया विधि अगर मान लो थोड़ा बहुत आपने जो है क्या किया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है, तो आपको क्रिया विधि में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या क्या याद करना होता है, एक चीज याद करनी होती है एनोड कौन है, एक पढ़ना होता है, देखो तीन चीजें आपको याद रखनी है। आगे जितनी भी बैटरियां पढ़ेंगे ना उनको इस तरीके से याद रखना है कि एनोड कौन है। ठीक है, फिर आपको देखना होगा कि कैथोड कौन है और फिर देखना है कि इसके अंदर विद्युत अपघट्य कौन है, विद्युत अपघट्य कौन सा है। बस ये तीन चीजें याद करोगे तो अधिकांश बात, आधा सेल अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर इस सेल के अंदर जो एनोड का काम करता है वो जिंक का पात्र जो है वो एनोड का काम करता है और ग्रेफाइट की छड़ जो है ये वाली, ये किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। एनोड का काम, एनोड वो होता है जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे और यहां पर कैथोड पर अपचयन होता है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। ठीक है, तो जब इसको हम इस तरीके से चालक तार से जोड़ देंगे, ऐसे एक चालक तार से यूं और यूं जोड़ देंगे, तो क्या होगा, यहां पर बल्ब लगा दें छोटा सा, तो क्या होगा कि ये बल्ब जलने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, यहां ग्रहण किए जा रहे हैं। इट मींस इस तार से होते हुए इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए यहां जाएंगे, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होंगे इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से क्या उत्पन्न होती है बच्चों, धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसलिए ये बल्ब जल उठता है। चलिए, तो आपको पता लग गया एनोड जो है वो जिंक का पात्र होता है, कैथोड जो है वो ग्रेफाइट की छड़ होती है और इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य का काम करता है वो NH4Cl करता
है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास तीनों चीजें हो गई। अब आप देखो कि एनोड पर क्रिया क्या होती है। अगर मान लो इसकी अभिक्रियाएं लिखना चाहें, अपने अभिक्रियाएं लिखना चाहें तो इस तरीके से होंगी। देखो मैं इसकी क्रियाविधि को अच्छे से लिख देता हूं। क्रियाविधि, क्रियाविधि में आपको पहला क्या पता होना चाहिए? एनोड। एनोड आपको पता लग गया कि कौन है? जिंक का पात्र एनोड का काम करता है। एनोड का काम करता है तो जिंक के पात्र पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे और ये किसकी तरह काम करेगा? नेगेटिव या ऋणात्मक सिरे की तरह काम करेगा। देखो अभिक्रिया कैसे होगी? अभिक्रिया जो जिंक का पात्र है, एनोड पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, और ये तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। आपको पता है ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 बनाता है। अब दूसरा जो है हमारे पास क्या होगा? कैथोड। कैथोड पर क्या क्रिया होगी? कैथोड पहली बात तो कौन काम करता है? ग्रेफाइट की छड़ जो है कैथोड का काम करती है। लेकिन आप यहां देखना कि कैथोड का काम ग्रेफाइट की छड़ करती है, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों? अपचयन अभिक्रिया होगी। अपचयन अभिक्रिया में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, यहां पर ग्रेफाइट छड़ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन ग्रहण कौन करता है? MnO2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये बात जिसको समझ में आ गई उसको ये कैथोड वाली अभिक्रिया भी समझ में आ जाएगी। अभिक्रिया किस तरीके से होगी? देखो कि आपके पास यहां पर जो अमोनिया पड़ा है NH4+, ये इस छिद्रित झिल्ली से होकर के अंदर चला जाता है, क्योंकि विद्युत अपघट्ट है, ये अंदर चला जाता है। तो आपके पास कैथोड पर चला गया कौन? NH4+, 2 NH4+ चले गए। ठीक है, और कौन पड़ा है? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड पड़ा है। और अपचयन होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, इसका मतलब +2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसके भी 2 अणु ले लो आप। अब अभिक्रिया कैसे होगी अच्छे से समझे। अभिक्रिया इस प्रकार से होगी कि अगर मैं इस NH4+ से 2H+ अलग कर दूं तो 2 NH3 बच जाएंगे। यस और नो? बच्चों दोबारा देख लो कि 2 NH4+ था, अरे H4+, अगर एक H+ हट जाए तो ये NH3 बच जाएगा। 2 है तो 2H+ इससे मैंने अलग कर लिए तो 2 NH3 बच गए, ये मैंने उत्पाद में लिख दिया। ठीक है, अब आप देखें कि यहां से 2MnO2 जो है ना, इसमें से एक O-2 निकाल देता हूं मैं, O-2 निकाल देता हूं, तो 2H+ और एक O-2 मिलकर के क्या बना लेंगे बच्चों? H2O। ये कैथोड वाली अभिक्रिया ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, इसलिए अच्छे से सीख लो। यहां से मैंने 2H+ निकाले हैं, यहां से मैंने एक O-2 निकाला है। ठीक है, अब ये क्या बच गया? जब MnO2 उदासीन में से O-2 बच गया, निकल गया, तो बचा क्या? बचा हमारे पास Mn, कितने बच गए? 2, Mn2, और O कितने थे? 2 दूना 4 थे, कितने बच गए? 3। लेकिन इस पर आवेश कितना बच गया? +2। ठीक है, क्योंकि इससे क्या निकल गया था? O-2 निकल गया था। -2 निकल जाएगा तो +2 बचेगा, और ये +2 जो है इससे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन जाएगा? Mn2O3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। दोबारा समझ लें कि जो NH4+ था वो यहां से छिद्रित झिल्ली से होता हुआ अंदर चला गया। ठीक है, अंदर क्या था? MnO2। MnO2 से इसने अभिक्रिया किस प्रकार से की कि NH4+ में से 2H+ निकाल दी तो 2 NH3 बच गए, कोई समस्या नहीं है। या MnO2 में से O-2 ले लिया तो क्या बच गया कि Mn2 थे, Mn2, O 2 दूनी 4 थे, कितने? 1 निकल गया O, तो कितने बच गए? 3। 2 दूनी 4 में से 1 निकल गया तो कितने बच गए? 3। लेकिन इसमें से जब O-2 निकल गया तो ये O+2 बच गया। ये तो H+ और O-2 मिलकर के H2O बना लेगा, और ये Mn2O3 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mn2O3 बना लेगा। ठीक है, इसको आप लिख लेना, ये बहुत ही जरूरी चीज है। चलिए, तो ये आपके पास हुई बच्चों कैथोड पर अभिक्रिया। अगर मैं इसकी नेट सेल अभिक्रिया लिखनी चाहूं कि नेट सेल अभिक्रिया क्या है, तो नेट सेल अभिक्रिया है बच्चों कि ये इधर वाले ये 2 इलेक्ट्रॉनों से कट गए। अब एनोड और कैथोड वाली को अपने जोड़ेंगे तो इसी तरीके से बनेगी कि Zn क्या होगा? ठोस।
एंड प्लस 2NH4 प्लस 2MnO2। ठीक है, मैंने दोनों के क्रियाकारक जो बचे थे वो मैंने इधर लिख दिए। अब दोनों के उत्पाद लिख दो। दोनों में उत्पाद क्या बन रहा है? एक तो बन रहा है Zn+2, एक बन रहा है 2NH3, एक बन रहा है H2O और एक बन रहा है Mn2O3। ये आपके पास नेट सेल अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो एनोड वाली अभिक्रिया तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। कैथोड वाली अभिक्रिया थोड़ी सी समझनी थी, वो मैंने समझा दी। फिर दोनों को जोड़ना कैसे है वो आपको पता लग गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से काट देने, बाकी सारे इधर वाले क्रियाकारक इधर लिख देने, इधर वाले उत्पाद जो है वो सारे इधर लिख देने हैं। एक चीज और जान लो कि इसके अंदर Zn जो +2 बना है, ये अमोनिया जो मिली है ना, ये दोनों मिलकर के संकुल यौगिक बना लेते हैं Zn+2 और 2NH3 मिलकर के ZnNH3 की ट्वाइस और +2 जो है वो एक संकुल आयन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास शुष्क सेल की क्रिया विधि होगी। आपको याद रखना है एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। आपको एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण लिखनी है, कैथोड पर अपचयन लिखनी है। ये ध्यान रखना कि ये जो कैथोड है वो किसकी तरह काम करता है? प्लस सिरे की तरह, और ये किसकी तरह कार्य करता है? माइनस सिरे की तरह कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपके पास शुष्क सेल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और समझें, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं इसके बारे में। देखिए, इसके अंदर स्टार डाल के लिख रहा हूं मैं, ये आपको विशेष पॉइंट ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड भरा होता है ना, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। इसलिए ये जिंक से अभिक्रिया कर जो है उसको क्या करता रहता है? खत्म करता रहता है। इसलिए शुष्क सेल को जब हम उपयोग में ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो, तो ये जो NH4Cl है ना, और ये पात्र किसका है? जिंक का। तो ये NH4Cl इस जिंक के पात्र को जो है खत्म करता रहता है। इसलिए धीरे धीरे खत्म होता खत्म हो जाता है, छिद्र निकल जाते हैं। ठीक है, जिससे ये पेस्ट कई बार भी आ जाता है। तो इससे जो है Zn से अभिक्रिया कर इसको जो है वो क्या करता है? धीरे धीरे अपघटित करता रहता है, जिससे जो है पेस्ट कई बार जो है अंदर, पेस्ट किसको करें? जो अंदर जो ये मटेरियल भरा हुआ है इसको, ये क्या हो जाता है? पेस्ट जो है इससे बाहर आ जाता है। ठीक है, तो बाहर आ जाने से जो इसका ये खत्म हो जाएगा और ये यूजेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए अब जो है जो नए सेल आ रहे हैं वो ये लीक नहीं होने देते, इसलिए इनको लीक प्रूफ सेल कहा जाता है। और इस लीक प्रूफ सेल में क्या भरा जाएगा? जब यहां पर इस NH4Cl के अम्लीय होने के कारण ऐसा हो रहा था, इसलिए हम यहां पर क्षार भर देते हैं। और कौन सा क्षार भर देते हैं? KOH भर देते हैं, जिससे ये नहीं हो पाता और ये इस तरीके से ये लीक नहीं होता, क्योंकि KOH जिंक को जो है अपघटित नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से लीक प्रूफ सेल बनाए जाते हैं। चलिए, ये बात भी होगी आपको कंप्लीट। आपको कहा जाएगा कि जब प्राथमिक या शुष्क सेल को, लेक्लांसी सेल को उपयोग में नहीं लाया जा रहा होता, फिर भी वो तो कुछ समय बाद उपयोग योग्य नहीं रहते। क्यों? तो आप कहोगे कि उसके अंदर NH4Cl का पेस्ट भरा होता है और वो पेस्ट जो है जिंक को अपघटित करता रहता है, जिससे उसमें छिद्र हो जाते हैं, पेस्ट बाहर आ जाता है, जिससे वो उपयोग योग्य नहीं रहते। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि इस समस्या का समाधान कैसे करोगे, तो आप कहोगे कि NH4Cl की जगह हम क्षारीय KOH भर देंगे, जिससे ये लीक नहीं होगा। इसलिए KOH भरे सेल को हम लीक प्रूफ सेल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात भी एक होगी। फिर एक और पॉइंट समझे, बहुत ज्यादा जरूरी। क्या है पॉइंट अपने पास? कि इसके अंदर अगर इसके अंदर विशेष बात समझें कि देखिए, बात यह है कि इसकी जो वोल्टेज होती है, वोल्टता जो होती है, ये कितने वोल्ट के बैटरी होती है? तो ये होती है 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है। शुष्क सेल जो होता है
ठीक है। इसलिए नया नया जब हम लाते हैं तो क्या होता है कि उस जो रिमोट के अंदर डाल करके जिधर मर्जी जितनी काफी दूर से भी अगर उसको क्लिक किया जाए तो भी वो टीवी पे काम कर रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी वोल्टता कम हो जाती है, जैसे जैसे ये इसका समय निकलता है वोल्टता कम हो जाती है और ये घट करके 1.2 वोल्ट हो जाती है। तो इसकी वोल्टता जो है वो धीरे धीरे घटती रहती है। इसकी वोल्टता की अगर रेंज पूछी जाए तो 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट, अगर सीधी वोल्टता पूछी जाए तो आपको बताना है 1.5 वोल्ट की ये बैटरी होती है शुष्क सेल। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये वोल्टता का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कई बार आपसे अभी जो नई बुक है वो बताती है कि बैटरीज के गुण क्या होने चाहिए। ठीक है, तो अब इस बैटरी को देख करके आप इसके गुण बता दो। बैटरी जो है एक तो छोटी होती है, हल्की होती है, इसको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट होती है, सारा मटेरियल बिल्कुल एक बंद होता है, ऐसे नहीं कि जिंक अलग पड़ा होता है, MnO2 अलग पड़ा होता है, कार्बन चूर्ण अलग बिखरा होता है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, और सस्ती होती है, 5-7 रुपए में ये बैटरी मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है अगर आपसे बैटरीज के गुण पूछे जाए तो आप क्या कहोगे कि ये हल्की होती हैं, सस्ती होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना आसान होता है, लगभग ये स्थिर वोल्टता भी देती रहती है, 1.5 1.2 से 1.5 लगभग स्थिर वोल्टता भी देती रहती है, और इसको जो है ये अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट होती है। तो ये जो है आपके पास बैटरीज के गुण भी हो जाएंगे। और इस तरीके से ये आपका लेक्लांसी सेल हुआ कंप्लीट बच्चों। कल मैं आपको करवाऊंगा क्या, मरकरी सेल। ठीक है, एक दिन में एक सेल। चलो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।